प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो जो अपने चल रहा था बच्चों फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा पार्ट नंबर 7 अपने आज इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पिछले पार्ट में अपने इसमें ओम का नियम पढ़ लिया था। अब इस पार्ट में अपने जो करेंगे टॉपिक वो टॉपिक हैं ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, पिछला जो टॉपिक था ओम का नियम वो आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका ये वाला टॉपिक जो मैं आज करवा रहा हूँ ये आपके अब वाले सिलेबस में है। तो ओम के नियम को सत्यापन है ये, और उसका दो तरीके से अपने रूप पढ़ेंगे इसमें। एक तो ये क्या है, ओम के नियम की व्युत्पत्ति मतलब डेरिवेशन ओम के नियम का। तो ये डेरिवेशन दो रूप से हो सकता है, सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप। ये दो अलग अलग रूप होते हैं इसके। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपके अब वाले सिलेबस जो 60% सिलेबस आपका उसमें है, तो आपको अच्छे तरीके से करना है टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वीडियो। तो देखिए बच्चों, टॉपिक अपना ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम का नियम आपने पढ़ा हुआ है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं समान रहें, मतलब उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ, काट, पदार्थ सब कुछ समान रहे, तो V समानुपाती I होता है उस चालक के लिए, मतलब उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। तो ये नियम के दो रूप हैं और दोनों रूप आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना। तो अब देखो, जो इनका डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपको इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। डेरिवेशन में जो जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो देखो, पहले जो डेरिवेशन है वो है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। ये अलग अलग फॉर्म में आते हैं क्योंकि ये चैप्टर आपका 2 या 3 नंबर का आता है इसमें से क्वेश्चन। तो या तो ओम के नियम का स्थूल रूप का सत्यापन आ जाता है, या ओम के नियम का सूक्ष्म रूप का सत्यापन। तो दो तरीके से इसका क्या हो सकता है सत्यापन, या दो तरीके से व्युत्पत्ति हो सकती है, डेरिवेशन अपने कर सकते हैं। तो पहले माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ यानी ओम के नियम का सूक्ष्म रूप अपने पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म रूप में देखो अपने स्टार्ट करते हैं ओम के नियम को धारा से। तो धारा देखो अपने जानते हैं, धारा का मान क्या होता है, I बराबर NAVDE। ये विद्युत धारा का सूत्र है अपवाह वेग के रूप में। अब देखो अपने जानते हैं कि जो धारा घनत्व होता है J, वो I बटा A के रूप में होता है। I बटा A, J का सूत्र क्या होता है, I बटा A। तो I की वैल्यू ये वाली है, आप इसमें रख दो, यहाँ पे I की वैल्यू आ जाएगी। तो NAVDE अपॉन में A आ जाएगा। तो A से आपका A क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो गया कैंसिल। तो अब बचा J बराबर NVDE, इसको दे दी समीकरण नंबर 1। अब अपने जानते हैं कि जो अपवाह वेग का सूत्र है, अपवाह वेग के सूत्र का तो आप अच्छी तरह से रट्टा ही लगा लो, ये समझ लो आप, आपके मुंह जुबानी याद होना चाहिए। अपवाह वेग E अपॉन टो या ई टो अपॉन एम इंटू में कैपिटल ई। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। तो अब आपको देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टो होता है। तो इस सूत्र को आप क्या कर दो, यहाँ पर रख दो इस वी डी की जगह पर। तो जब आप वी डी की जगह पर रखोगे तो जे बराबर एन वी डी की जगह पर ये रख दिया अपवाह वेग की जगह, और ई यहाँ पे पहले से ही पड़ा हुआ है, ये वाला ई। ठीक है, तो अब जब अपने इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये एन, एन का एन, ई स्मॉल ई और स्मॉल ई यहाँ पे ई स्क्वेयर बन रहा है, टो का टो पड़ा ही है, नीचे एम आ गया और यहाँ पे आ गया कैपिटल ई। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यहाँ आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड या दाएं पक्ष में जो एन ई स्क्वेयर टो अपॉन एम है, तो ये एक कांस्टेंट राशि है। क्या है ये, एक किसी भी पदार्थ के लिए इसका मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें एन और ई तो कांस्टेंट है ही, मैंने आपको बताया भी था, एन ई और एम ये तीनों ही कांस्टेंट हैं, और टो का मान भी क्या होता है, कांस्टेंट। अब देखो कैसे कि एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है। दूसरा है ई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये भी कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये भी कांस्टेंट रहेगा। अब बात आती है टो, और दूसरा क्या रह गया यहाँ पे एन। तो एन होता है इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और टो होता है यहाँ पर जो आपका विश्रांति काल है। तो ये क्या है, मैंने बताया था ये दोनों ही जो राशियाँ हैं ये किसी पदार्थ की अभिलाक्षणिक है, मतलब एक पदार्थ के लिए इनका मान नियत होता है। अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन किसी एक पदार्थ के लिए इसका मान क्या होता है, नियत। तो जब ये चारों राशियाँ किसी एक पदार्थ के लिए नियत हैं, तो जो इनसे राशि बनेगी यहाँ पर एन ई स्क्वेयर टो अपॉन एम, ये भी क्या है, एक कांस्टेंट राशि है, नियत राशि है। ठीक है, तो ये वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि इसमें स्मॉल ई और एम का मान नियत होता है, और एन तथा टो पदार्थ चालक के अभिलाक्षणिक गुण है, इसका मान भी क्या होता है, नियत होता है।
ठीक है। तो अब अपने इस जो एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम है इसको एक नए कांस्टेंट से दर्शाते हैं, और वो कांस्टेंट कौन सा आपका, उसको क्या है, सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। ये सिग्मा का निशान है। सिग्मा आपने वैसे पढ़ा हुआ है पीछे वाले चैप्टरों में, वो क्या था, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा कह देते हैं। सिग्मा आपने पढ़ा है कि क्यू बटा अपने क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, जिसको अपने सिग्मा बोल देते हैं। तो वो सिग्मा अलग है, यहाँ बिल्कुल उसके जैसा ही निशान है, निशान बिल्कुल उसके जैसा ही है, लेकिन जब विद्युत धारा वाले चैप्टर में इसको कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे, पदार्थ की चालकता कह देंगे। पदार्थ की क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे। यानी कि अपने को ये चीज़ बताती है कि आपका पदार्थ कितना अच्छा चालक है। एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम की वैल्यू अपने को ये बताएगी कि आपका जो पदार्थ है वो कितना बढ़िया चालक पदार्थ है, कितनी आसानी से उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। ठीक है। तो अब देखो चालकता का जो सूत्र आ जाएगा आपके पास, ये सूत्र भी आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो। तो सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम, ये आ जाएगा। तो अब देखो आपने इस एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम को क्या लिख दिया, सिग्मा। तो अगर इस फॉर्मूले की बात करूँ तो ये जे बराबर सिग्मा ई आ जाएगा। तो समीकरण 2 से जो जे बराबर है वो क्या आ जाएगा, सिग्मा ई, या इसका सदिश रूप लिखे, क्योंकि जो आपका जे है ये भी सदिश है और ई जो विद्युत क्षेत्र होता है ये भी क्या है, एक सदिश राशि है बच्चों। तो दोनों ही सदिश है, तो जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर आपके पास ये आ जाएगा। और इस समीकरण 3 को, जो ये समीकरण 3 आपके पास आई है, इसको ये अपने क्या बोल देते हैं, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहा जाता है। अब आप कहोगे कि सर ओम का नियम तो आया ही नहीं यहाँ पे, जो ओम ने नियम दिया था आई वी बराबर आई आर। ठीक है, बात भी सही है आपकी, भी वी बराबर आई आर तो आया ही नहीं। तो लेकिन ये क्या है कि ओम के नियम का एक नया सूत्र आ रहा है ये एक, ठीक है ना। वी बराबर आई आर तो है ही, जे बराबर सिग्मा ई भी ओम के नियम का एक रूप है। अब इस जे बराबर सिग्मा ई से ही आगे क्या बन जाता है, वी बराबर आई आर सूत्र बनता है। तो इस कारण इस सूत्र को भी ओम के नियम में सम्मिलित किया जाता है। ये ओम के नियम का एक अलग रूप है जिसे अपने सूक्ष्म रूप कह देते हैं। ठीक है, इसी सूक्ष्म रूप से आगे वाला जो v बराबर आई आर, जिसको स्थूल रूप कहेंगे अपने, वो सूत्र बनता है। ठीक है, तो अब यही है कि अगर आपको पेपर में आ जाए कि ओम के नियम का सूक्ष्म रूप लिखो, तो सूक्ष्म रूप आपका जे बराबर सिग्मा ई वाला ये डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा बच्चों। समझ आई इतनी बात। तो यही चीज़ है, यह चालक पदार्थ के लिए विद्युत क्षेत्र की लंबी प्रासों के लिए वैध होती है। जो ओम के नियम की ये समीकरण है ना, जे बराबर सिग्मा ई, ये लंबी प्रासों के लिए वैध होती है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ई वेक्टर का काफ़ी आप जीरो से लेके और ऐसे कह सकते हो कि बहुत बड़े बड़े मान, हज़ार, मान लो 1000 न्यूटन पर कुलाम है या 10,000 न्यूटन पर कुलाम है, बहुत बड़े बड़े मानों के लिए भी आप इस समीकरण को लगा सकते हैं। यानी उसकी क्या है, लिमिट नहीं है। तो तभी इसने कहा है लंबी प्रासों के लिए वैध होते हैं ये वाली समीकरण, बड़े बड़े मानों के लिए भी आप इस समीकरण को लगा सकते हैं। ठीक है, तो तभी इसको ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहा जाता है। अब सूक्ष्म क्यों कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वैसे तो आपके 12वीं में इतना है नहीं भी सूक्ष्म क्यों कहा जाता है, लेकिन चलो फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो ये जे और ई है ना, जी और ई एक ऐसी राशियां हैं जिनको आप सूक्ष्म तरीके से माप सकते हो। मतलब जी क्या है यहाँ पे, आपके पास धारा घनत्व है, तो धारा घनत्व क्या है, आई अपॉन ए से मापा जाएगा। चलो ए तो माप लोगे आप, लेकिन आई का मान कहाँ है, किससे निर्धारित होगा, एन ए वी डी ई से। मतलब ये गहराई से अपने क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा उस तार का। ठीक है, तो तभी गहराई से मतलब सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करना पड़ता है इन राशियों को, जब आपने मापना हो तो डायरेक्ट नहीं माप सकते। तो तभी इसको ओम के नियम का सूक्ष्म रूप अपने बोल देते हैं। तो आपको तो बस इतना ही याद रखना है कि ये क्या है, एक सूक्ष्म रूप है ओम के नियम का। अब नेक्स्ट जो रूप आ जाता है इसका, वो आता है ओम के नियम का स्थूल रूप। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब मैक्रोस्कोपिक फॉर्म यानी ओम के नियम के स्थूल रूप में क्या चीज़ आ जाती है, वो देखो आप। ओम के नियम का अगर अपने स्थूल रूप की बात करें बच्चों, तो देखो माना अपने, देखो ऊपर वाला फॉर्मूला याद हो गया आपको, अगर नहीं याद हुआ तो अभी देखो बिना देखे अपने याद करते हैं। आपको क्या करना है, जे का मान लिखना है। जे बराबर क्या होता है, आई बटा में ए होता है। आई का मान एन ए वी डी ई होता है, तो उसमें ए कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, और जे का मान एन वी डी स्मॉल ई आ जाएगा, ये आ जाएगा। और वी डी का मान पुट करना है बस। तो जे बराबर सिग्मा ई, सिग्मा का मान एन ई स्क्वेयर टो अपॉन एम। तो इतने से याद हो गया।
ठीक है ना। तो आप इसको एक दो बार लिख के देखोगे, आपके आराम से याद हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों ही आज वाले, चाहे आपका ओम के नियम का स्थूल रूप हो या सूक्ष्म, दोनों में से एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस बढ़ रहे हैं इस साल, क्योंकि पिछले साल आया नहीं हुआ यहाँ से क्वेश्चन। तो इस बार पूरे चांस है यहाँ से क्वेश्चन बनने के, ठीक है ना बच्चों। तो ये टॉपिक आप अच्छे तरीके से करना तैयार अपना। अब ओम के नियम का स्थूल रूप अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा भी कैसे अपने स्टार्ट करेंगे। अपने क्या करते हैं, एक स्मॉल एल लंबाई का चालक लेते हैं और इसके सिरों पर वी विभवांतर लगा देते हैं, जिससे इसमें आई धारा प्रवाहित होती है, और इसका अनुप्रस्थ काट अपने ए मान लिया, और जो आपका इसमें विद्युत क्षेत्र है वो ई मान लिया। इतनी सारी चीज़ें मान ली अपने, ठीक है। तो वही चीज़ है कि माना हमारे पास एल लंबाई और अनुप्रस्थ काट ए का एक चालक है, इसके सिरों पर विभवांतर वी आरोपित किया जाता है, अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र ई बराबर वी बटा एल हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मान चालक के अंदर क्या हो जाएगा, वी बटा एल हो जाएगा। कैसे, अब कई बच्चे ही पूछते हैं कि सर कैसे होता है ये विद्युत क्षेत्र का मान। तो आपको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था भी, डायरेक्ट तो अपने डेरिवेशन नहीं है इस फॉर्मूले का। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आता है कि जब आपने किसी चालक के सिरों पर वी विभवांतर लगा रखा और उस चालक की लंबाई एल हो, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र ई बराबर वी बटा एल, या उसके सिरों का विभवांतर वी बराबर ई इंटू एल हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे के समझा देता हूँ, जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि सर आपने ये वाली समीकरण कैसे लिखी। तो v बराबर आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैं बिंदु आवेश की बात करूं, एक लंबाई वाले चालक की बात नहीं करता, एक बिंदु आवेश की बात करता हूं, तो इस बिंदु आवेश से अगर मैं कहूं कि ये r दूरी पर एक दूसरा बिंदु स्थित है, कितनी, स्मॉल r दूरी ले ली इससे, तो अब अगर इस बिंदु पर मैं कहूं कि इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखो, ये कोई q आवेश है, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर के क्यू बटा में आर स्क्वेयर इसकी विद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, तीव्रता हो जाएगी ना। अब आपको मैं कहूँ कि इस पर विभव का मान लिखो, तो विभव आप या विभव या विभवांतर का मान आप कहोगे कि सर के क्यू बटा क्या होता है, स्मॉल आर होता है। तो अब अगर इस समीकरण को मैं आर से गुणा करता हूँ, इस ई वाली समीकरण को, यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, इस ई वाली समीकरण को जब मैं आर से गुणा करता हूँ तो आर से ये आर कैंसिल, तो यहाँ के क्यू बटा आर बच रहा है, और वो के क्यू बटा आर आपका क्या है, एक तरीके से विद्युत विभवांतर या विभव का मान है। तो मतलब जब अपने क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र को, ये विद्युत क्षेत्र का मान ही था, इसको क्या कर देते हैं आर से गुणा या लंबाई से या दूरी से गुणा कर देते हैं, तो तब क्या आ जाता है, विभव आ जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है, आपको बताया हुआ है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसी एल लंबाई के चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। समझ आई इतनी बात। तो अब E बराबर वी बटा एल, ये चीज़ आपको समझ आ गई। आपको डायग्राम बनाना है एक, उसमें अनुप्रस्थ काट मानना है, एल लंबाई माननी है, वी विभवांतर, ई विद्युत क्षेत्र मानना उसके अंदर। अब नेक्स्ट देखो, अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, ओम के नियम का जो आपने अभी सूक्ष्म रूप पढ़ा है। तो अब देखो, आपको एक चीज़ और पता है कि J बराबर आई बटा ए होता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में J बराबर सिग्मा ई में इस J का मान तो ये वाला रख दूं, और इस E का मान कौन सा रखूं, ये वाला मान यहाँ पे रख दूं, V बटा एल। तो इससे जो अपने पास फॉर्मूला बनेगा वो ओम के नियम का स्थूल रूप आ जाएगा, जो कि V बराबर आई आर वाली समीकरण बनेगी। तो आपको देखो मेन चीज़ इसमें क्या याद रखनी है कि आपको इसमें J बराबर सिग्मा ई, मतलब जो ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है वहीं से स्टार्ट करना है। आपको J की वैल्यू रखनी है, J की वैल्यू क्या, आई बटा ए, और E की वैल्यू आपको क्या रखनी है, V बटा एल, ये वाली। तो रखते हैं, देखो आगे क्या बनता है आगे जाके। तो देखो आई बटा ए, J बराबर आई बटा ए सिग्मा, और इंटू E की जगह आपने V बटा एल रख दिया। अब अगर मैं यहाँ से V का मान निकालना चाहूँ, क्योंकि ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर V का मान निकालूं तो ये L तो इधर गुणा में चला जाएगा इसके, और जो ये सिग्मा है ये बटा में आ जाएगा, इधर सिग्मा बटा में आ जाएगा। तो 1 बटा सिग्मा ये बटा में आ गया, L बटा में कैपिटल A, ठीक है। L स्मॉल l तो ये कहाँ चला गया, ऊपर I के साथ चला गया, ये देखो स्मॉल l I के साथ, और नीचे कैपिटल A पड़ा ही है जो कि सिग्मा के साथ आ रहा है, तो ये सिग्मा A। तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं अपने, इसको दोबारा से व्यवस्थित करके। तो देखो 1 बटा सिग्मा है ना जो यहाँ पे, इसको अपने एक नया नियतांक दे देते हैं, और इसको अपने दिखा देते हैं इस निशान से जो आपके पास रो का निशान है।
आपने वैसे पढ़ा था आयतन आवेश घनत्व होता है दूसरे चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे इसका और मान होगा, इसको अपने यहाँ पे रो को बोलेंगे प्रतिरोधकता। क्या कहेंगे? प्रतिरोधकता कहेंगे। अब आप में से अगर कई बच्चों को ये लग रहा है कि सर प्रतिरोधकता चालकता वास्तव में चीज़ें क्या है, तो इस पे एक नई वीडियो, आपकी नेक्स्ट वीडियो इसी पर ही आने वाली है, प्रतिरोधकता और चालकता पर। उसमें अपने डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रतिरोधकता क्या होती है और चालकता क्या चीज़ होती है। ठीक है ना। आप यहाँ पे एक बार आज वाली वीडियो में बस इतना ही याद रखो कि सिग्मा यहाँ पे चालकता होती है, जो कि पदार्थ के निर्धारित करती है कि आपका पदार्थ कितना चालक है, कितना उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और रो यहाँ पे क्या है? प्रतिरोधकता। अब होता क्या है ये, वो सारा डिटेल में अपने आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। इससे जो दो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो के, वो आपके प्रतिरोधकता और चालकता ही है। ठीक है ना बच्चों। तो अब इसको अपने 1/सिग्मा यानी 1/सिग्मा को अपने एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया, इसको कह दिया रो। तो ये बन गया रो L/A इंटू में आई। ठीक है। रो बराबर यहाँ पे क्या है? 1/सिग्मा, या सिग्मा का मान आपको पता है क्या होता है? NE² टो अपॉन एम। ऊपर आप पढ़ के आए हो, NE² टो अपॉन में m होता है। तो अब जब इसका उल्टा करेंगे 1/सिग्मा, तो ये वाला मान भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो m/NE² टो होता है। इसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कह देते हैं इसे, जो कि पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है। मतलब ये प्रतिरोधकता भी पदार्थ विशेष पर निर्भर करता है। एक ही पदार्थ के लिए इसका मान नियत होगा, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होगा। ठीक है ना। तो अब देखो, दिए गए चालक के लिए L और A नियत है। दिया गया चालक, जो आपको ऊपर चालक मैंने दिया है, इसकी लंबाई नियत है, लंबाई बढ़ घट तो नहीं रही है, इसका अनुप्रस्थ काट नियत है। तो जो ये पूरी राशि है, सिग्मा को आप पहले नियत मान चुके हो, तो जो ये पूरी राशि है रो L/A, इसको नियतांक मानते हैं, और ये आपका R के इक्वल आता है। और R यहाँ पे क्या है? पदार्थ का प्रतिरोध, जो आपने कहा था। तो R का अपने पास फॉर्मूला आ गया रो L/A। अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे कि सर ये कैसे आया, प्रतिरोध क्यों लिखा इसे? ठीक है। तो उसके पीछे ओम ने एक्सपेरिमेंटली ये रिजल्ट फाइंड किया। तो ओम ने जब इस राशि की, ओम को ये नहीं पता था कि ये प्रतिरोध है, उसने इसको क्या किया? रो L/A जो राशि है, इसकी क्या करी? विमा निकाली उसने। वो कहता मात्रक निकाल के देखते हैं इसका क्या है। तो जब उसने इसका मात्रक निकाला रो L/A का, या विमा निकाली इसकी, तो वो बिल्कुल प्रतिरोध के समान आ रही थी विमा, विमा और मात्रक इसका। तो उसने कहा कि ये वाली राशि वास्तव में क्या है? प्रतिरोध ही है। तो मतलब अपने को प्रतिरोध का इससे फॉर्मूला मिल गया कि आपको जब भी प्रतिरोध निकालना हो तो इस फॉर्मूले से आप प्रतिरोध निकाल सकते हो। ठीक है, नई चीज़ सीखने को मिल गई। तो रो L/A को अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। तो अगर ऊपर वाली समीकरण की मैं बात करूँ यहाँ पे रो L/A, तो यहाँ रो L/A की जगह R आ जाएगा R। तो R बराबर रो L/A, तो V बराबर क्या हो जाएगा? R इंटू आई, जो कि ओम के नियम का क्या है बच्चों? स्थूल रूप है, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है। तो इसमें आप देखो क्या है कि ओम के नियम के स्थूल रूप में जो राशियां V, I और R, अब इसको क्या है? स्थूल रूप क्यों बोल देते हैं? मैक्रोस्कोपिक, क्योंकि ये राशियां अपने डायरेक्ट माप सकते हैं, बड़े रूप में माप सकते हैं। ठीक है। उसको सूक्ष्म रूप J बराबर सिग्मा ई, वो भी ओम के नियम का एक रूप ही है, उसको सूक्ष्म रूप बोला, और इसको स्थूल रूप बोला, क्योंकि सूक्ष्म रूप में जो J और E राशियां हैं वो आप डायरेक्ट नहीं माप सकते, आपको उसके लिए थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा, सूक्ष्म रूप से उसका अध्ययन करना पड़ेगा, तो तभी उसको सूक्ष्म रूप बोला। और इसको स्थूल रूप क्यों बोला? क्योंकि इनको आप डायरेक्टली माप सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अपनी तरफ से लिखा हुआ है, हम सीधे मापक यंत्रों से मापन कर सकते हैं। ये तो चलो बुक में है। V बराबर वोल्ट मीटर, V को आप, यानी V जो इसमें राशि है, उसको आप किससे माप सकते हो? वोल्ट मीटर से माप सकते हो। अब I जो राशि है, I आप एमीटर से नाप सकते हो। आपकी लैब में होंगे, अगर स्कूल खुलें तो तब आपको दिखा भी दूंगा मैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेरे स्कूल में हैं और दूसरे स्टूडेंट्स आप अपने अपने स्कूल जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ लैब में जाके देखना, एक आपके पास इतना बड़ा यंत्र होगा, ठीक है, जिसके ऊपर V लिखा हुआ होगा। V का मतलब ये वोल्टेज मापता है, इसको वोल्ट मीटर बोल देते हैं। और जिसके ऊपर A लिखा हुआ हो उसको एमीटर कह देते हैं, और उसका काम क्या होता है? विद्युत धारा को नापना होता है। विद्युत धारा कितने एम्पियर जा रही है
वो क्या है, ये वाला यंत्र मापता है एमीटर। और अगर आपको तीनों मापने हो एक ही यंत्र से, तो उसके लिए अब एक नया यंत्र चला है मॉडर्न, मल्टीमीटर बोल देते हैं इस डिवाइस को। क्या बोल देते हैं, मल्टीमीटर। आपको इसका डायग्राम मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, फोटो एक, वैसे तो नेट से डाउनलोड की हुई है मैंने, कॉपीराइट भी ना आ जाए, थोड़ा डर रहता है, लेकिन फिर भी ये वाला आपने देखा होगा, काफ़ी दुकानों पर पड़ा होता है, बिजली वाली दुकानों पर। इसको मल्टीमीटर बोल देते हैं, ठीक है ना। मल्टीमीटर में इसमें पता क्या होता है, आप देखो, अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं ये वाली फ़ोटो को, तो यहाँ देखो आप, यहाँ पे अगर आपको इसको वोल्ट मीटर बनाना हो, तो ये वाला यहाँ पे बटन है इसका, इसके बटन के एक साइड ये तीर लगा हुआ है, तो इस बटन को घुमा के आप क्या करोगे, यहाँ वोल्टेज की सीध में ले आओगे, यहाँ इसकी सीध में, तो अब ये वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। अगर आप इस ए वाले खाने के अंदर रखते हो इसको घुमा के, ये टक 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 की आवाज़ करता है जब आप इसको घुमाते हो, तो जिससे आप रेंज सेट कर सकते हो कि आपको कितनी धारा नापनी है। धारा नापने वाला बन जाएगा, ये एमीटर बन जाएगा। यहाँ फिर से ये क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वी लिखा हुआ है अलग अलग प्रास का। यानी अगर आपको इसको म्यू म्यू वोल्ट मीटर बनाना है, यानी आपको वोल्टता है वो माइक्रो में नापनी है, तो आप इसको बना सकते हो। अगर आपको 100 वोल्ट की रेंज की वोल्टता मापनी है, फिर भी माप सकते हो। 10 वोल्ट की रेंज की, वैसे ये रेंज सेट हो जाती है इसमें, ठीक है। और ये नीचे जो निशान है इसका, ये वाला निशान, ये प्रतिरोध नापने का है, कि अगर आपको कोई प्रतिरोध नापना हो, तो आप इन दोनों जो ये वाले पॉइंट हैं, इन दोनों के बीच प्रतिरोध को लगा देते हो, और इसको जो ये बटन है इसको इधर सेट कर देते हो, तो प्रतिरोध आपका नापा जाता है। कि अगर मान लो जैसे ये लिखा हो ना 200, मतलब अगर 200 ओम तक का प्रतिरोध है, तो आपको इस बटन को यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर 2000 ओम की रेंज का है, मतलब 2000 2500 ओम इतना है, 3000 4000 है, तो आपको यहाँ 2000 पे रखना। ये 20 के लिखा हुआ है, तो 20,000 ओम तक का प्रतिरोध। ये 200 के लिखा हुआ है, मतलब आपका 200,000, 200 को 1000 से गुणा करो, तो ये 2 लाख ओम तक का प्रतिरोध भी माप सकता है। यानी ये हर चीज़ के काम आता है, ठीक है ना। प्रतिरोध मापना हो, धारा मापनी हो, वोल्टता नापनी हो, आपको हर जगह ये वाला जो आपका क्या है, मल्टीमीटर है, ये काम देता है। तीनों चीज़ों का काम इसमें एक में ही हो जाता है। तो ये मल्टीमीटर दुकानों पर रखा हुआ आपको दिख जाएगा। तो ये थे बच्चों आपके आज के 2 टॉपिक, ओम के नियम का स्थूल रूप और ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, ठीक है ना बच्चों। तो आपको, मुझे उम्मीद है, समझ आ गए होंगे ये वाले टॉपिक, और अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे मुझे पता लग जाए कि बच्चों को कितना समझ आ रहा है। और अगर मुझ में सुधार करने की या पढ़ाने में सुधार करने की थोड़ी आवश्यकता होगी, तो मैं वो भी ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके मुझे बताया करो, उससे मुझे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो ना भी सर को कमेंट से कोई फ़ायदा होगा, पैसे मिलेंगे, कुछ नहीं मिलता। आप बस मुझे कमेंट दिया करो, जिससे मुझे आउटपुट मिल जाता है आपका, कि आपको कितना का अच्छा समझ आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होगे। आज वाले टॉपिक को याद करने के लिए लास्ट में बताता जाऊं मैं, इसको 3-4 बार लिख के देख लेना कॉपी में, मैं गारंटी देता हूं आपके याद हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस पर लगा लो निशान, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।